मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.3 में। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 2 व उससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से आपको के का मान ज्ञात करना। बिल्कुल काम ही वही है, बार ज्ञात कर देवा ताकि तीनों बिंदु सरेख हो। मैंने बताया था जब तीन बिंदु सरेख होते हैं उस स्थिति में कोई त्रिभुज नहीं बनता है, और जब त्रिभुज बनता ही नहीं है तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है साथियों। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले को 0 के बराबर कर दीजिए और आपका मतलब वो तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध बन जाएगा। तो क्या करेंगे साथियों, हल तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध। कैसा? सरेख होने का प्रतिबंध। सरेख होने का प्रतिबंध। तो सरेख होने का प्रतिबंध क्या है साथियों, x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। साथियों, ये पहले किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था जब उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो, परंतु जब तीनों बिंदु सरेख है उस स्थिति में वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल होगा 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर करने पर ये फॉर्मूला बना है, और ये 2 इन सब के भाग में है, उधर जाएगा तो 0 के गुणा में चला जाएगा, और 0 को 2 से गुणा करने पर 0 ही आता है। तो इस तरीके से ये आपके आवश्यक प्रतिबंध आया है। क्लियर है? अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। इन सब की वैल्यू लाके रखिए, ऑटोमेटिक आपके k का मान आ जाएगा। तो x1 कितना है साथियों, 7। फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3 कितना है 1, फिर माइनस y3 कितना है साथियों k, फिर प्लस x2 कितना है 5, ये 5, y3 कितना है, फिर फॉर्मूले से माइनस y1 कितना है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्यारे टाबरों। फिर प्लस x3 कितना है 3, फिर फॉर्मूले से y1 की वैल्यू कितनी है -2, फिर देखिए फॉर्मूले से माइनस, और y2 कितना है आपके पास 1, और इस पूरे को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। चलिए 7 को 1 से गुणा करवाओ 7, और 7 को k से गुणा कराओ प्लस माइनस माइनस 7k साथियों। 5 को k से गुणा करवाओ 5k, फिर प्लस 5 को 2 से गुणा करवाओ 10, फिर प्लस ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, माइनस के 3 हो जाएंगे टाबरों, और माइनस के 3 को जब प्लस के 3 से गुणा करोगे कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेंगे। हाँ, तो देखिए अब प्लस का 5k माइनस का 7k, पीछे बचा माइनस का 2k। ओके साथियों, 10 और 7 17, ये लिख दिया मैंने 17, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 3 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए साथियों, ये -2k तो -2k का तो -2k, फिर प्लस 17 में से जब 9 गया है पीछे 8 बचा है इक्वल्स टू 0। अब -2k का -2k प्लस का 8 जब उधर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। हमें वैल्यू केवल k की लानी है टाबरों, तो -8 का तो -8, ये माइनस का 2 इस k के गुणा में है, तो इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया, और 2 का भाग 8 में 4 बार। तो कहने का मतलब क्या है, अतः k का मान आपके 4 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर बिल्कुल समझ में आ गई, यही इसका हल है साथियों। इसी तरीके से आपको दूसरा करना था, तो दूसरे में भी सीधा देखिए प्रतिबंध क्या है, x2 प्रतिबंध क्या है, इसी तरीके से आपको दूसरा भी हल करना है, और दूसरे में सीधा प्रतिबंध क्या है, x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2, और इसको भी 0 के बराबर करना साथियों। तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। चलिए रखिए x1 का मान, x1 का मान कितना है 8, फिर y2 कितना है -4, फॉर्मूले से माइनस, और y3 कितना है -5, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 साथियों। फिर प्लस ये प्लस
x2 की जगह कितना लिखिएगा k, फिर y3 की जगह कितना लिखिएगा -5, फॉर्मूले से माइनस, y1 की जगह कितना लिखिएगा -1, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले से माइनस है और y1 की वैल्यू 1 है, तो 1 रखिएगा तो -1 हो जाएगा। फिर प्लस x3 कितना है 2, तो ये 2, y1 कितना है 1, फिर फॉर्मूले से माइनस, और y2 कितना है -4, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा टाबरू। अब देखिए 5 में से 4 चला गया, पीछे बचा 1, तो 8 × 1, फिर प्लस k का तो k, -5 और -1 माइनस का 6, फिर प्लस 2 का 2 और 4 और 1 जुड़ के 5 साथियों। अब देखो 8 को 1 से गुना करेंगे 8, प्लस माइनस का 6k, और फिर प्लस इंटू प्लस 5 दूनी 10 साथियों। अब -6k को उधर ले जाओ, प्लस 6k हो जाएगा, 8 और 10 जुड़ के 18 हो जाएंगे टाबरों। k की वैल्यू लानी है, k को इधर रखो, k के गुणा में 6 है, 6 को इधर भेज दो, 6 का भाग 18 में 3 बार, तो 3 बराबर k लिखो, चाहे k बराबर 3 लिखो, बात एक ही है। तो अतः k का मान 3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो चलिए क्या ले ले मैं इसी सेशन में? चलो ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही दमदार प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है और मुझे पूर्ण भरोसा है इस बार भी आपको ये आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है आप खुद इसमें देखिएगा। एक नहीं 3 चीजें पूछी है। प्रश्नावली 7.1 भी पूछी है, प्रश्नावली 7.3 भी है, और साथ ही साथ आपके 6.4 भी है साथियों। इसके ठीक जैसा का जैसा प्रश्न 6.4 में शायद तक 8वां प्रश्न है, उसमें भी ऐसा एक प्रश्न दिया हुआ है। यदि किसी एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर के कोई त्रिभुज बनाया जाए तो वो त्रिभुज उस संपूर्ण त्रिभुज के साथ समरूप होता है, पहली चीज। और दूसरी, उसका जो क्षेत्रफल है वो उस संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ 1:4 में होता है। ऐसा प्रश्न समरूपता के अंदर आया हुआ है साथियों, और उसी को यहां निर्देशांक ज्यामिति की मदद से वेरीफाई करवाया गया है। तो चलिए देखते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। शीर्षों, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। शीर्षों ए, बी व सी को मिलाने वाली त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है साथियों, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुज ए, बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है टाबरों 0,-1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है टाबरों 2,1, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है टाबरों, सी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,3। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजा ए बी का मध्य बिंदु P मान लो, भुजा बी सी का मध्य बिंदु Q मान लो, और भुजा ए सी का मध्य बिंदु R मान लो साथियों। इन तीनों मध्य बिंदुओं को आप मिलाइए, मिलाने से एक और त्रिभुज बन रहा है PQR। अब देखिए P का निर्देशांक आप लोग कैसे लेके आएंगे, ये बिंदु P है और मध्य बिंदु में आप लोग जानते हो जब x वाला कोऑर्डिनेट लाना हो तो x1 + x2/2, x1 + x2/2। तो x1 तो कितना है 0 और x2 कितना है 2, तो 0 में 2 जोड़िए कि सर 2 आया, 2 में 2 का भाग एक बार। फिर y वाला लाना है तो y1 + y2, -1 में +1 जोड़ेंगे टाबरो 0 आएगा, और 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है। तो P का निर्देशांक क्या आया 1,0। इसी तरीके से Q का निर्देशांक लेके आ जाओ, x1 + x2, x1 + x2, 2 के अंदर 0 जोड़िए 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग एक बार। y वाला लाना है मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से, y1 + y2, 1 में 3 जोड़िए 4, 4 का आधा 2। इसी तरीके से R का निर्देशांक x1 + x2, 0 में 0 जोड़ो कि सर डबल जीरो राधो करियो सिंगल जीरो, अरे तो केवोजिटी, हाँ बिल्कुल सही है। और y1 कितो है -1, y2 कितो है +3, -1 में 3 जोड़ो प्लस 2 बची टाबरा, और 2 में 2 भाग दे 1 आ जाए, तो बिंदु PQR अन तीना मध्य बिंदु आएगा कौन आएगा, आएगा तो तीनों शीर्ष आएगा त्रिभुज PQR। अभी तो क्षेत्रफल आप आराम ज्ञात कर सको। देखो की कर हल के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या है, A तो है आपके पास 0,-1, B क्या है आपके पास 2,1, वह C क्या है साथियों, C है आपके पास 0,3।
3 है। अतः माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी के बाद बी सी व बी सी के बाद ए सी के मध्य बिंदु, कौन से बिंदु? मध्य बिंदु क्रमशः ए बी का P, बी सी का Q व ए सी का R है। अतः इन बिंदुओं के निर्देशांक, इन बिंदुओं के निर्देशांक आप किस तरीके से लेके आएंगे साथियों? सबसे पहले देखिए, P ए बी का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? ए बी का मध्य बिंदु है साथियों। P ए बी का मध्य बिंदु है, तो x वाला पोर्शन इसका क्या आएगा? x1 प्लस x2 बटे 2। मैं उधर ज्ञात करवा चुका हूं, फिर भी फॉर्मेलिटी कर देता हूं। x1 0 और x2 है 2, तो 0 के अंदर 2 जोड़िएगा टाबरों, 2 ही आएगा, और 2 में 2 का भाग दीजिएगा, 1 आ जाएगा। फिर y वाला कोऑर्डिनेट लाना है, तो y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 कितना है? -1, ये -1, फिर प्लस y2 कितना है? +1, ये -1 में +1 जोड़िएगा, 0 आएगा, और 0 में 2 का भाग 0 बार ही जाएगा। तो P क्या है? P आपके पास 1,0 है। अतः अब सारे नहीं लाने हैं, क्योंकि मैंने यहां मुक्त जबानी आपको बता दी है कि Q कैसे आएगा, R कैसे आएगा। Q कैसे आएगा? 2 में 0 जोड़ो 2, 2 का आधा 1, 1 में 3 जोड़ो 4, 4 का आधा 2, 0 में 0 जोड़ो 0, 0 का आधा 0, -1 में +3 जोड़ो +2, 2 का आधा 1। आप इसी प्रकार खुद लिखेंगे कि Q है वो किसका? BC का मध्य बिंदु है, फिर उसके मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, और R है वो AC का मध्य बिंदु है, तो R के भी आप निर्देशांक ज्ञात करेंगे। मैं लिख देता हूं इसी प्रकार, सीधा ही इसी प्रकार बिंदु Q क्या है? बिंदु Q के निर्देशांक आए हैं 1,2 व बिंदु R के निर्देशांक क्या आए हैं? 0,1 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिए, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2। अब क्या करना है? आपको मानना है, P से शुरुआत करनी है। तो जैसे ही आप लोग P से शुरुआत करेंगे टाबरों, क्या क्या आएगा देखिए आप। P में ये x1 y1 है, ये Q है तो ये x2 y2 है, और ये R है तो ये x3 y3 है। लाके रखो 1/2 का 1/2। x1 कितना है? x1 है 1 और ब्रैकेट बना के छोड़ दो, फिर प्लस x2 कितना है? 1, फिर ब्रैकेट बना के छोड़ दो, फिर x3 कितना है? 0, फिर ब्रैकेट बना के छोड़ दो, और पीछे लिख दो वर्ग इकाई। अब y2 कितना है? y2 है आपके पास 2 और y3 कितना है? 3, तो 2 माइनस 1। देखो y3 कितना है? 1, y2 कितना है आपके पास? 2 और y3 कितना है आपके पास? 1, तो यहां लिखिए 2 माइनस 1। फिर y3 माइनस y1, y3 कितना है? 1, फिर माइनस y1 कितना है? 0, x3 की जगह 0, y1 कितना देखिए अब लोग, x3 आ गया, y1 कितना है आपके पास? y1 है डाबरो 0, फिर माइनस y2 कितना है? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1/2 का तो 1/2, ये 1, 2 में से 1 चला गया 1, फिर प्लस 1 इंटू 1 में से 0 चला गया 1, और फिर प्लस 0 में से 2 जाएगा। देखो 0 इंटू 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आता साथियों, लोड लेने की जरूरत नहीं है। 0 में से 2 जाएगा -2, -2 को 0 से गुणा करोगे 0, और क्या? वर्ग इकाई। अब देखिए 1/2 का तो 1/2, 1 को 1 से गुणा करवाओ 1, 1 को 1 से गुणा करवाओ 1, 1 और 1 जोड़ दो साथियों 2, और 2 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 1 वर्ग इकाई आएगा। कितना आएगा? 1 वर्ग इकाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए, यही आपको ज्ञात करना था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु P, Q व R को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है आपके पास? 1 वर्ग इकाई। अब देखो इसी प्रकार
आगे आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें क्षेत्रफल तो बड़े वाले त्रिभुज का भी लेना है, तो एरिया ऑफ एबीसी कैसे आएगा वो देखो साथियों, 1/2 का 1/2 फॉर्मूला अपने पास यहां पर पड़ा है, तो मैं सीधा सूत्र ही लगाता हूं। अब इनको तो हटा दूं क्योंकि इनका तो अपना काम हो गया। x1 y1 की शुरुआत यहां से करो, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब बताइए x1 कितना है 0, तो ये 0, और फिर y2 कितना है 3, फिर फॉर्मूले से माइनस, y1 कितना है 1, फिर प्लस, x2 कितना है साथियों 0, बहुत बढ़िया बात है, फिर y3 कितना है 1, फिर फॉर्मूले से माइनस, y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस, देखो ये ऊपर वाला अलग है ध्यान रखना। x3 कितना है, x3 कितना है आपके पास 2, तो 2 में से y1 की वैल्यू -1, फिर माइनस y2 की वैल्यू 3, तो ये 3, और वर्ग इकाई साथियों। बड़ी जोरदार बात है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 का 1/2, 0 को किसी से भी गुणा करो 0, 0 को किसी से भी गुणा करो 0, ये -1 और -3 माइनस के 4, -4 को जब 2 से गुणा करोगे तो -8, और वर्ग इकाई साथियों। देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है, -8 का -8, -8 क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, तो इस वजह से माइनस है वो प्लस में ही हो जाएगा क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है। और 8 में जब 2 का भाग दीजिएगा तो 4 वर्ग इकाई आएगा साथियों। कितना आएगा 4 वर्ग इकाई। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 4 वर्ग इकाई। प्रश्न क्या बोल रहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, दिया हुआ कौन सा बड़ा वाला, तो कहने का मतलब क्या, अनुपात इसका तीसरा पोर्शन ऐसे आएगा, या तो लिखोगे एरिया ऑफ पी क्यू आर और इसमें भाग देना है एरिया ऑफ एबीसी का, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात लाना है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर तो कितना है 1 वर्ग इकाई, कितना है 1 वर्ग इकाई, और एरिया ऑफ एबीसी कितना है 4 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कट गया, कितना बचा साथियों 1/4। तो कहने का मतलब कितना अनुपात है 1/4 है। तो स्टेटमेंट आखिर में क्या लिखोगे, मेरे पास जगह है नहीं, आप यहां से लिख लेना, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए की जगह हो जाएगा 1/4 है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों, कैसा लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मतलब सीमित समय में मैंने करवाया है। चलिए फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के बचे हुए 2 धाकड़ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक यू।